नमस्कार जी, वेलकम बैक IITN अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, एमएससी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों, आज हम बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या जाना, ये देखते हैं। दोस्तों, जो पास्कल जो त्रिभुज नियम है वो हमने लेक्चर 1 में जाना, और पास्कल जो त्रिभुज नियम है वो हमने देखा कि स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है, 1 1 होता है। उसके बाद में दोनों को ऐड करते जाते हैं, और जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है वो दोनों सेम होते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हमने जाना कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होते हैं। दोनों का जोड़ करने के बाद ये बीच वाली वैल्यू लिखे जाती है। जैसे इस वैल्यू को लिखने के लिए 2 और जो 3 होते हैं उसको हमने एडिशन उसका किया है। ओके, उसका हमने एडिशन किया है। सॉरी, एक मिनट। ओके, उस प्रकार से हमने 3 कैसे आया, ये हमारा मान लीजिए 6 कैसे आया, मैंने 3 को और 3 को जोड़ दिया तो 6 आया। ये 4 कैसे आया, 1 और 3 को हमने जोड़ा है तो 4 आया है। ओके, इस प्रकार से पास्कल ट्राइंगल के वैल्यू हम ज़्यादा वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। एक से लेकर 10 तक 11 तक हम वैल्यू आसानी से निकाल पाते हैं। ओके, तो पास्कल ट्राइंगल जो n = 8 तक या 9 तक के लिए ठीक रहता है। ओके, a + b की पावर अगर आपको 8 निकालनी है, 9 निकालनी है, तब तक आप पास्कल ट्राइंगल का यूज कर सकते हो। ओके, ये हमने बताया। उसके बाद में हमने पास्कल ट्राइंगल से ये जाना कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं NC0, NC1, NC2, जो कि a + b की पावर 4 या जितने के लिए भी हम निकालना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू हमें ये बताता है। ओके, उसके बाद में दोस्तों हमने जाना कि NCR का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल r जो होता है वो NCR की वैल्यू होती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों हमने a + b की पावर 6 का जो कोफिशिएंट होता है वो निकालना बताया। उसके बाद में हमने NCR की वैल्यू देखी। उसके बाद में हमने बताया कि पास्कल जो त्रिभुज है उसके लिए प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट जो होता है दोनों समान होते हैं। उसके अलावा समान दूरी पर संख्याएं जो होती है वो बराबर होती है। जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो क्या था कि दोनों का जोड़ करके ऊपर वाली पंक्तियों का दोनों का जोड़ करके नीचे वाली पंक्ति में लिखा जाता है। ओके, इस प्रकार से हमने ये जाना। उसके बाद में बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, 2 पद वाला कोई भी बीजीय व्यंजक हो वो हमारा क्या कहलाता है, द्विपद व्यंजक कहलाता है। उसके बाद में हमने जाना कि बाइनोमियल जो थ्योरम होती है, जिस सूत्र के द्वारा बाइनोमियल थ्योरम क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि हमें किसी भी घात का अगर विस्तार करना है, किसी भी व्यंजक का, द्विपद व्यंजक कोई भी है उसका अगर हमें विस्तार करना है तो हम एक श्रेणी के रूप में उसको लिखा जा सकता है, और इस श्रेणी के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा हम इसको लिखते हैं। ओके, उसके बाद में दोस्तों आता है हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है। बाइनोमियल जो कोफिशिएंट होता है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब यही है, NC0, NC1 ये होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, उसके बाद में दोस्तों अगर हमें धन पूर्णांक घातांक के लिए द्विपद प्रमेय बतानी है, या फिर बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स के लिए अगर हमें प्रूफ करनी है, तो x + a की पावर n होती है। और x + a की पावर n को कैसे लिखा जाता है दोस्तों, NC0x की पावर n। ओके, NC0x की पावर n प्लस NC1x की पावर n-1 a प्लस NC2x की पावर n-2 a² प्लस NC3x की पावर n-3 a3 प्लस NCRx की पावर n-r ar प्लस NCn an। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमने पॉजिटिव इंडेक्स के लिए देखा, नेगेटिव इंडेक्स के लिए थोड़ी देर बाद देखेंगे हम। ओके, उसके बाद में हमने बताया कि आपको गणितीय आगमन जो सिद्धांत होते हैं उसके द्वारा आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। आइए जानते हैं इसके बाद में दोस्तों हमारा जो नया टॉपिक है वो है टॉपिक द्विपद प्रसार में हमें व्यंजक पद्य घात करना है। ओके, द्विपद प्रसार में व्यापक पद। ओके, जनरल टर्म आप कैसे निकाल सकते हो किसी भी द्विपद प्रसार में, अगर आपको व्यापक टर्म निकालनी है जिसको आप बोलते हैं जनरल टर्म, इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, द्विपद प्रसार में हमें व्यापक पद निकालना है। द्विपद प्रसार में व्यापक पद निकालने के लिए सबसे पहले देखो दोस्तों क्या होता है
कि अगर आपने अभी देखा कि a प्लस बी की पावर अगर n होती है तो n क्या है, n इवन भी हो सकती है या ओड भी हो सकती है। ओके, इवन भी हो सकती है और ओड भी हो सकती है। ठीक है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। नंबर ऑफ टर्म उसमें कितनी होती है। ओके, मध्य टर्म कौन सी होती है। अब देखो a प्लस बी की पावर अगर हमने 3 लिखा था या हमने 2 लिखा, तो दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर टर्म कितनी आएगी ये पूछना चाह रहा हूँ। टर्म कितनी आएगी, टर्म कितनी आती है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से अगर यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर टर्म कितने हैं, 3 आई। यहाँ पर अगर n होता है, जैसे यहाँ पर देखो कि a प्लस बी की पावर 1 होता है तो क्या आता है, a प्लस बी आता है। जब यहाँ 1 हुआ तो यहाँ कितनी टर्म आई, 2 टर्म आई। उसी प्रकार से a प्लस बी की क्यूब, वहां पर टर्म कितनी आती है, a की क्यूब प्लस फिर उसके बाद में 3 a स्क्वायर बी, फिर 3ab स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। ओके दोस्तों, इस प्रकार से a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला हो गया ये। तो यहाँ पर हमारे कितना था, n इक्वल टू 3 था, तो टर्म कितनी आई, 4 आई। उसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर a प्लस बी की पावर अगर हमारे पास n होता है तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है, n प्लस 1 क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म होती है। कितनी होती है, n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म होती है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में अगर आपको जनरल टर्म निकालनी है, देखो अगर आपको जनरल टर्म निकालनी है, मैंने भी आपको क्या बताया, जैसे आप देखो कि a प्लस बी की पावर अगर 3 होता है तो आप क्या लिखते हो, a की क्यूब, आप लिखते हो nc0 a की पावर 3 प्लस nc1 a की पावर 2, फिर b प्लस nc3 a की पावर a और b की क्यूब, b की स्क्वायर प्लस nc4 a की पावर b क्यूब। ओके, आप ये लिखते हो। पहले तो ये क्यूब था तो यहाँ पर क्यूब लिखा, फिर एक एक पावर कम करते जाएंगे, a की स्क्वायर आएगा, फिर a आएगा, फिर a की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। a की पावर 0 कितना होता है, 1, इसको हम हटा देंगे। ओके, यहाँ से, या फिर a की पावर 0 वैसे ही 1 होता है ना। तो यहाँ पर a की क्यूब, फिर a स्क्वायर b, फिर ab स्क्वायर, फिर b क्यूब। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि अगर हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी की पावर n होता है, तब हमने इतना टर्म लिखा और ये टर्म। अब देखो यहां से क्या लिखते हैं हम, पहले प्रोत क्या लिखा जाता है कि अगर टी आर प्लस 1 होता है तो इसको लिखते हैं एन सी आर। एक टर्म हम कम लिखते हैं हमेशा, कितना टर्म लिखते हैं, एक टर्म हमेशा कम लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टी आर प्लस 1, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें देखो a प्लस बी की पावर n जो होता है उसके अंदर कितना नंबर ऑफ टर्म होता है, n प्लस 1 होता है ना। इसी प्रकार से अगर आपको r प्लस 1 आप टर्म लिखोगे तब आपके पास वैल्यू कौन सी आएगी, जैसे देखो यहाँ पर आपको अगर तीसरी वैल्यू लिखनी होती ना, थर्ड टर्म लिखनी होती, देखो दोस्तों अगर आपको, या मैं बोलूं कि आपको तीसरी टर्म लिखनी है n प्लस 1, या n की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई कि आपको तीसरी टर्म लिखनी है। ओके, तीसरी टर्म आपको लिखनी है। तो तीसरी टर्म लिखने के लिए पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये कौन सी टर्म होगी, तीसरी टर्म। तीसरी टर्म आप लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा, nc2 आएगा। मतलब अगर आपको मैंने बोला तीसरी टर्म लिखनी है तो तीसरी टर्म लिखने के लिए यहाँ 3 से 1 कम, मतलब यहाँ 2 आएगा। मैं आपको बोलूंगा दूसरी टर्म लिखनी है, दूसरी टर्म लिखोगे तो आपके यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। मैं बोलूंगा आपको फोर्थ टर्म लिखनी है, फोर्थ टर्म लिखनी है तो यहाँ कितना आएगा, 3। उसी प्रकार से r प्लस 1 भी टर्म लिखनी है तो यहाँ क्या आएगा, r आएगा। तो आप लिखोगे NCR, फिर दोस्तों लिखोगे x की पावर, अब क्या होगा n माइनस आर, मैंने आपको बताया था n माइनस आर करना होता है। उसके बाद में आप क्या लिखते हो, a की पावर r, क्योंकि ये किसका लिख रहे हैं हम, x प्लस a की पावर n का लिख रहे हैं, और x प्लस a की पावर n का r प्लस 1 भी हम टर्म लिखना चाह रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, NCR x की पावर n माइनस आर AR। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, ये किस चीज का फॉर्मूला है, अभी हमने हेडिंग लिख ली थी कि जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन। ओके, द्विपद प्रसार में हमें अगर व्यापक पद लिखना है तो टी आर प्लस 1 NCR इक्वल टू आपको क्या लिखना होता है, देखो टी आर प्लस 1 पद आपको अगर लिखना है तो आप लिखोगे NCR x की पावर n माइनस आर और AR। ओके दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में करते हैं, उसके बाद में लिखते हैं, अगर हम आपको बोलें कि आपको T1 लिखना है, T1 लिखने का मतलब R की वैल्यू कितनी होती है, 0,
तो यहाँ से अगर r इक्वल टू मैं 0 लिखता हूँ तो यहाँ t 1 होगा, तो एन सी 0 होगा, यहाँ से होगा n होगा, और a की पावर कितना होगा, r की जगह 0। ओके, r की जगह होगा 0, तो यहाँ से क्या होगा एन सी 0 x की पावर n। ये दोस्तों क्या होगा पहली टर्म, क्योंकि यहाँ भी पहली टर्म क्या है एन सी 0 है, और a की पावर यहाँ जो क्यूब था तभी तो हमने क्यूब लिखा, इसलिए x की पावर क्या लिख दिया, n लिख दिया। इसलिए अगर अब टिट्टू लिखना है आपको, 2 नंबर टर्म लिखनी है, तो दोस्तों क्या होगा एन सी 1 होगा, एन सी 1 होगा, और x की पावर अब यहाँ जो लिखा जाता है उसको n माइनस कर देते हैं। ओके, और फिर क्या आएगा a आएगा मल्टीप्लाई में। ओके दोस्तों, फिर अगर आपको क्यूब लिखनी हो, वो दोस्तों कैसे लिखोगे, एन सी 2 x की पावर n माइनस 2, और यहाँ से क्या होगा दोस्तों a स्क्वायर। यहाँ क्या करते हैं एन सी 2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। ओके, इस प्रकार से हमने जाना कि हम कैसे ये जो एक्सपेंशन लिखते हैं। ओके, जनरल टर्म का एक्सपेंशन हम कैसे लिखते हैं ये हमने अभी देख लिया है। आइए जानते हैं इसके बाद में कि जनरल टर्म का एक्सपेंशन लिखने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या होती है। ओके, आप लिखोगे धन पूर्णांक घातांक के लिए द्विपद प्रसार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ओके, इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये हमें देखना होता है। द्विपद धन पूर्णांक घातांक के लिए द्विपद प्रसार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है। ओके, तो मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था, पहला तो पॉइंट यही है कि x प्लस a की पावर अगर n होता है तो इस प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या क्या होगी, बताओ, आप बताओ पदों की संख्या क्या होगी। पदों की संख्या होती है हमेशा n+1। n+1 कैसे आया, तो आप क्या लिखोगे, घात से एक अधिक, घात से एक अधिक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, घात से एक अधिक पदों की संख्या आप बता दोगे हमेशा। उसके बाद में सेकंड नंबर पॉइंट में क्या है कि x की घात, x प्लस a की पावर n की बात कर रहा हूं, x की घात घटती जाती है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि x की घात क्या होगी, घटती जाती है, और a की घात, a की घात बढ़ती जाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, x की घात घटती जाती है, a की घात क्या होती है, बढ़ती जाती है। और थर्ड पॉइंट क्या है, कि प्रत्येक पद में x और a के घातांकों का योग द्विपद के घातांक है n के बराबर होता है। ओके दोस्तों, और फाइनली क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रसार के प्रारंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों के गुणांक बराबर होते हैं। ओके, जैसे पदों के गुणांक बराबर होने का मतलब क्या है, nc0 किसके बराबर होगा, ncn के। nc0 और ncn की वैल्यू हमेशा कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। उसके बाद में बात आती है nc1 की वैल्यू ncn-1। उसके बाद में बात आती है दोस्तों nc2 इक्वल टू ncn-2। ये इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद में एक और लिख लो आप, ncr इक्वल टू
एन सी एन माइनस आर, जहाँ पर आर की वैल्यू क्या है 1 से n के बीच में है। ओके, तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या जाना, इसके बारे में जानते हैं। हमने जाना कि धन पूर्णांक जो हमने अभी लिखा है ना, हमने ये जाना, देखो हम बात करें इसकी जनरल टर्म, हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन की लिख ली। जनरल टर्म क्या होती है? जनरल जो टर्म होती है दोस्तों, जनरल जो टर्म है वो टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए आर होती है। ओके, टी आर प्लस वन क्या होती है? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए आर। ये हमने यहाँ टर्म लिख ली है अभी तक तो। ओके, इसका आपको ध्यान रखना है कि जनरल टर्म क्या होती है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था? इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि x प्लस ए की पावर n में पदों की संख्या क्या होगी? n प्लस वन होगी, मतलब घात से एक अधिक हमेशा होती है। उसके बाद में दोस्तों हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में देखा x प्लस ए की पावर n का हमने जब प्रसार किया, x प्लस ए की पावर n का जब हमने प्रसार किया तो x की घात हमेशा घटती जाती है और a की घात हमेशा बढ़ती जाती है। कैसे? देखो यहां पर ओके, यहां पर x प्लस ए की पावर n है, यहाँ पर घात हमेशा x की क्या होगी? घटती जा रही है। पहले x की पावर n थी, उसके बाद में x की पावर n होगी, फिर x की पावर n माइनस टू होगी, फिर x की पावर n माइनस आर, लास्ट में घटते घटते क्या होगी? 0 हो गई। ओके, 1 हो गई। ओके, इस प्रकार से, और a की घातें हमेशा बढ़ती जा रही है। यहाँ a की घात कितनी है? 0 है। यहाँ a की घात 1 हुई, यहाँ a की पावर 2 हुई, यहाँ a की पावर r हुई, यहाँ a की पावर 1 हुई। इस प्रकार से दोस्तों n की घातें हमेशा क्या होती हैं? बढ़ती जाती है। और प्रत्येक पद में x और n की घातों का योग सदैव क्या होता है? बराबर होता है। ये कैसे जानते हैं दोस्तों? देखो इसमें क्या है? घातों का योग बराबर n के बराबर होना चाहिए, n माइनस वन, और यहाँ क्या है? a की पावर 1 है, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x की पावर n बचेगा। तो मतलब हमेशा ही x की पावर n बचेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है? देखो कहने का मतलब ये है हमारा कि यहाँ क्या है? x की पावर n माइनस 2 है, यहाँ क्या है? a की पावर 2 है, तो घातें हमेशा x की पावर n बचेगी। हमारे कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाली जो पावर होती है हमेशा ये x की पावर n बचनी चाहिए हमारी, है ना। इस प्रकार से x की पावर n बचेगी। ओके, और प्रसार के प्रारंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों का गुणांक भी क्या होता है? बराबर होता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमारे काम में क्या आता है, कई बार हमें NCR की वैल्यू पूछ ली जाती है ना, NCR की वैल्यू पूछती है, और NCR जो होता है हमारा थोड़ा सा लंबा बन जाता है। तो हम क्या करते हैं? NCR हम करते क्या है? NCR की जगह हम NCN माइनस आर निकाल लेते हैं। ये देखो एग्जाम्पल जब भी मैं आपको कराऊंगा तो वहां पर कई बार मैं क्या करूंगा? NCR निकालने की वजह मैं निकालूंगा NCN माइनस आर। ओके, और प्रसार के प्रारंभ और अंत से समान दूरियां जो होती हैं उनके कोफिशिएंट बराबर होते हैं। हमने स्टार्टिंग में पास्कल ट्राइंगल से देखा था कि कोफिशिएंट कैसे बराबर होते हैं ना। पास्कल ट्राइंगल का जो प्रसार हम कर रहे हैं x प्लस ए की पावर n का हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं। ओके, तो NC0 इक्वल टू NCN इक्वल टू क्या होता है? 1। दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। उसके बाद में NC1 इक्वल टू NCN माइनस 1 होता है दोस्तों, और NC2 इक्वल टू NCN माइनस 2 होता है। इतना बात उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट को हेल्प मिल सके इन सब से। ओके, उसके बाद में दोस्तों जानते हैं कि मिडिल टर्म आप कैसे फाउंड आउट करोगे। ओके, मिडिल टर्म आप कैसे निकालोगे उसको हम जान लेते हैं। ओके, तो हमारा जो नया पॉइंट है दोस्तों क्या है? मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन। ओके, मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन आप लिखोगे x प्लस ए की पावर n के प्रसार में मध्य पद। x प्लस ए की पावर n के प्रसार में मध्य पद आपको कैसे निकालना है? अब देखो दोस्तों, बात हमारी ये आती है कि x प्लस ए की पावर अगर n आपके पास लिखा है, अब ये क्या होने वाला है हमें नहीं पता, क्योंकि x प्लस ए की पावर 5 भी हो सकता है, x प्लस ए की पावर 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो है ना। इस कहने का मतलब क्या है? ओड भी हो सकता है और क्या हो सकता है? इवन भी हो सकता है। ओके, ये क्या हो सकता है दोस्तों? ओड भी हो सकता है और दोस्तों क्या हो सकता है?
इवन भी हो सकता है। अब देखो ओड होगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें टर्म कितने होंगे, n+1 टर्म होंगे। इसका मतलब अगर ये पावर ओड हुई तो इसमें टर्म कितनी हो जाएगी, 6 होगी। अगर ये इवन टर्म हुआ, अगर ये इवन हुआ n=6 है, n= क्या है 6 है, तो यहां से क्या होगा, इसमें टर्म कितनी होगी n+1। इसका मतलब क्या होगा 6+1। इसमें टोटल दोस्तों टर्म होने वाली है 7 और इसमें दोस्तों टर्म होने वाली है 6। अब आपको ये पता होना चाहिए, अब देखो अगर हमारे को n= क्या है, सम है, n= क्या है, सम है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, n/2 + 1 क्या करोगे, n अगर सम है तो आप क्या करोगे n/2 + 1। और दोस्तों n अगर विषम है, क्या है, विषम है, तो दोस्तों आप क्या करोगे, देखो n अगर विषम हुआ, देखो यहां आप बात कर रहे हैं n विषम हुआ। अब यहां तो इवन था, इवन था तो 7वां टर्म आया, 7वां टर्म 3 यहां से छोड़ दो, 3 यहां से छोड़ दो, बीच वाला टर्म आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वजह से मैंने क्या लिखा है n/2 + 1 कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात जब आती है जब n= विषम हो, अब n= दोस्तों विषम है, यहाँ पर n= विषम में टर्म कितनी बनेगी, 6 बनेगी। मान लीजिए विषम का मतलब 5 मान लीजिए, यहाँ 5 है ना, 5 विषम है तो n+1 उसमें टर्म होती है। इसका मतलब कितना होता है कि n+1 क्या होगा, उसके लिए n+1 क्या होगा दोस्तों, उसमें टर्म होगी, n विषम होगी तो n+1 टर्म होगी। अब n विषम होगी तो हमें ये मान लीजिए अगर हमारे पास विषम है, ये है, तो इसके अंदर कितने टर्म होगी, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है। इसमें दोस्तों अगर 6 टर्म होगी तो यहां से बीच वाली टर्म कौन सी होगी, ये दोनों बीच वाली टर्म होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हमारी वैल्यू विषम होती है तो हमें कितनी वैल्यू मिलती है, 2 वैल्यू मिलती है। उसका मतलब ये हमें मिलेगी n+1/2 और n+3/2। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं बता देता हूं शॉर्टकट में आपको क्या लिखना होता है, कि आपको लिखना है घात सम है, यदि घात n सम है तो प्रसार के पदों की संख्या कितनी होगी, तो प्रसार के पदों की संख्या विषम होगी। ओके, यदि घात n सम है तो प्रसार के पदों की संख्या दोस्तों क्या होगी, विषम होगी। इसलिए मध्य जो पद है दोस्तों वो क्या होगा, मध्य दोस्तों पद क्या होगा, एक ही होगा। ओके, एक ही हमारा मध्य पद होगा। और उसको लिखने का तरीका क्या है दोस्तों, मध्य जो पद लिखेंगे हम तो उसको क्या लिखेंगे, n/2 + 1। ओके दोस्तों, n/2 + 1 वो आप लिखोगे। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो है वो है, यदि घात n क्या है, विषम है, तो प्रसार में पदों की संख्या, तो प्रसार में पदों की संख्या सम होगी। इसलिए मध्य पद 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। और 2 कौन कौन से होंगे दोस्तों, n+1/2वां पद और दोस्तों n+3/2 वहां पद। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमारे पास कितने पद आ गए, n+1/2 पद आ गया और n+3/2 पद आ गया। ओके, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।
ताकि और स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। ओके, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।